है कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को बीएड में जो आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़े हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने जो है वो पढ़े हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि साइकोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। लेकिन साइकोलॉजिकल जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो एक एस्पेक्ट है। दूसरे जो एस्पेक्ट होते हैं वो होते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो हम अभी तक कर क्या रहे हैं कि हम जो साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उन पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अब यदि हम अपनी सोसाइटी के व्यू पॉइंट से देखें तो हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी में मतलब भारत में ही यदि लड़का और लड़की जन्म लेता है तो उस लड़का और लड़की के जन्म लेने का मतलब होता है कि वो एक गैर बराबरी पूर्ण समाज में जन्म लेता है। लड़की होने का मतलब दोयम दर्जे की नागरिक होना और लड़का होने का मतलब सोसाइटी में थोड़ा सा उसको अपर एज होना होता है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज हम देखते हैं कि एक शहर का बच्चा और एक गांव का बच्चा, तो जो गांव का बच्चा है उसकी जो सुविधाएं हैं, जो अवसर की समानता है, वो शहर के बच्चों की अवसर की समानता के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। तो शहरी और ग्रामीण के कॉन्टेक्स्ट में हो गया। फिर उसके बाद यदि हम आगे देखें तो फिर हमारा होता है कि जो आर्थिक संरचना है उसके हिसाब से देखा जाता है कि एक बच्चा गरीब बच्चा है जिसके पास पता चला परिवार का साइज भी उसका बड़ा है, रहने के लिए पता चला एक ही कमरा है, एक ही कमरे में बहुत बड़ा सा परिवार रह रहा है, और एक तरफ वो बच्चा है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर कास्ट स्ट्रक्चर हमारे देश का जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक यदि सोसाइटी में जो अपर एज है किसी कास्ट को तो उसके प्रति परसेप्शन हमारा डिफरेंट होता है, और यदि किसी कास्ट का परसेप्शन लोअर है तो उसका जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये हमारा सारा का सारा क्या है, इनपुट है। स्टूडेंट, टीचर, क्लासरूम में जो उपलब्ध सामग्री है वो, फिर उसके बाद करिकुलम के बाद सिलेबस के साथ जो बुक्स हैं उन बुक्स की क्या स्थिति है। जैसे आप लोगों यदि ध्यान रखें तो शुरू में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आपको इन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए जो मार्केट में खाली नोट्स की तरह उपलब्ध होती हैं, बल्कि आपको अपने विषय की उन अच्छी किताबों को भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जिनकी आदत आपको नहीं है। क्योंकि यदि आपको एमएड खाली पास करना है तो आप कोई भी किताब पढ़कर पास कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने आप को टीचर एजुकेटर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा की जो स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स हैं उन स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप उसको पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये पूरा इनपुट एनालिसिस है। अब ये चीजें हैं जो हमारी प्रोसेस को शुरू करने से पहले उपलब्ध हैं हमारे पास। अब एक समय होता है पूरा एनालिसिस का टाइम कि अब इसको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कैसे किया जाए। जैसे मैं एमएड का ही उदाहरण आप लोगों को दूं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप आ गए, टीचर ऑलरेडी है, बुक्स ऑलरेडी हैं, करिकुलम ऑलरेडी है, ये हो गया। अब इन 2 साल में, 2 साल की जो प्रक्रिया का हिस्सा है, इन 2 साल में हमने क्या किया, कितना किया, जो उद्देश्य हमने डिसाइड किए थे इस करिकुलम के, क्या उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की तरफ हम आगे बढ़े या नहीं बढ़ पाए। तो ये एक और एस्पेक्ट है। और यदि आप देखो, और मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को मानता हूं, आप लोग भी सहमत होंगे कि इस समय कोरोना की वजह से हमारा जो एमएड का प्रोग्राम है, स्पेशली आप लोगों का तो एमएड का प्रोग्राम लगभग पूरी तरीके से चौपट हो गया कि फर्स्ट ईयर में भी कोरोना ने घेर लिया, उसके बाद आप प्रमोट हो गए। सेकेंड ईयर में भी जब हम ठीक से चीजों को करने की तरफ बढ़ रहे थे तो फिर से पता चला कोरोना की जो दूसरी लहर है उसने हमारे रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया। तो जितना हम लोगों को इस प्रक्रिया के माध्यम से आपको तैयार करना था आउटपुट के रूप में, वो आउटपुट के रूप में उतने अच्छे से तैयार नहीं हो पाया, और ये पूरे
देश का हाल है, आप इस चीज को जान रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से कि ये पूरे देश का हाल है। तो ये जो समस्या है, ये समस्या बड़ी समस्या है। अब अल्टीमेटली ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये हम किस लिए कर रहे हैं? आप जो आ रहे हैं हमारे पास, ये किस लिए आ रहे हैं? एक तो आपके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि आपको अपनी आजीविका का निर्वहन करना है, इसलिए आप पढ़ने आ रहे हैं और पढ़ने के बाद फिर आप अपनी आजीविका को तलाशेंगे। ये एक पक्ष है। लेकिन ये क्या है? ये तो बहुत सीमित उद्देश्य है। जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है, जो बृहद उद्देश्य है, वो बृहद उद्देश्य ये है कि आप यहाँ से तैयार होकर जो राष्ट्र की कहना चाहिए या अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन विभिन्न क्षेत्रों की जो मांग है, उन मांगों को पूरा करेंगे। कहना का मतलब ये है कि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इसमें क्या भूमिका है? ये भूमिका जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की है वो ये है कि यदि हम जो इनपुट एनालिसिस है, अच्छे स्टूडेंट्स को, अच्छे टीचर्स को, अच्छी बुक्स को, अच्छे सिलेबस को, और इस सबको इकट्ठा करके 2 साल बहुत अच्छी रगड़ के पूरी प्रक्रिया को करके इनको तैयार करें, तो राष्ट्र निर्माण में ये अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में शायद मैंने आप लोगों को ये उदाहरण दिया था, और आप फिर से इस उदाहरण को जानने की कोशिश करिए कि एक तरफ हमारे जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, वहां से भी बच्चे निकल कर जाते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आईआईटी है, उस तरफ से भी हमारे जो बच्चे हैं वो बीटेक करके निकलते हैं। लेकिन आईआईटी और हमारे या एचबीटीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पूरी उस प्रक्रिया के तहत जाते हैं, उनका जो आउटपुट होता है, क्या वो कंपैरेटिवली कंपैरिजन हो सकता है दोनों का? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आईआईटी का जो सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इनपुट को भी उसका जो सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो एंटायरली डिफरेंट है। और उसके बाद यदि प्रक्रिया को देखें तो उसके हिसाब से भी हम देखते हैं कि वहाँ मैंने आप लोगों को कहा है कि यदि आईआईटी के गेट पर भी कोई स्टूडेंट रहता है तो वो मतलब उसका घर है तो वो उसको घर नहीं रहने देंगे, बल्कि क्या करेंगे, उनके लिए कंपल्सन है कि उसको आईआईटी प्रीमाइसेस में ही रहना पड़ेगा। और यदि आपके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो आप जो है, पता चला हॉस्टल्स आप कहते हो कि सर कॉस्टली बहुत है, हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। जब हॉस्टल्स की ये स्थिति है तो फिर आप लोगों के साथ संकट होता है कि आप बाहर रहते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो क्लाइमेट होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है, और जो सोशल सेटअप होता है वो एक अलग सेटअप होता है। तो जब हम टोटल क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो जिस इंस्टीट्यूशन को हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन क्वालिटी के टोटल एस्पेक्ट को मैनेज करने की स्थिति में है या नहीं है। जो इंस्टीट्यूशंस जितना हाई लेवल पर टोटल क्वालिटी के एस्पेक्ट को टोटली मैनेज करते हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और इसीलिए जो आईआईएम है, जो आईआईटीज हैं, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस हैं, या एनआईटीज हैं, ये अपने आप को अलग तरीके से खड़ा कर चुके हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है, ठीक है सर। क्या इसमें कुछ सुधार नहीं किया जा सकता है? नहीं, सुधार तो होता ही है। ट्रेंड्स लेके आए कि न्यू ट्रेंड्स लेके आए कि जैसे हम लोग जैसे कैंपस में नहीं रह पा रहे हैं, कि हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग का टाइम भी वेस्ट हो जाता है बहुत सारा, वो कुछ चीजें हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कैंपस में हम लोग रहे तो हॉस्टल की जो फीस है वो हम लोग की कम कर दी जाए, जिससे हम लोग की जो पढ़ाई है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से हो पाए? क्या सर ऐसा नहीं हो सकता है? एक्चुअली था क्या नेहा, जब हम बात कर रहे थे 91 से पहले, तो 91 से पहले जो मॉडल था वो मॉडल हमारे पास यही था कि स्टूडेंट्स को बहुत हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पर हॉस्टल्स अवेलेबल रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि टीचर जो कोठारी एजुकेशन कमीशन है, आप लोगों को ध्यान है
कि जब हम लोगों ने कोठारी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस को टीचर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे थे, तो ये वहाँ इस्टेब्लिश हो चुका था कि कोठारी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है या जो स्कूल ऑफ एजुकेशन है वो डेवलप किए जाए, और जो जहां भी वो डेवलप होंगे उनके पास क्या होगा कि वहाँ प्रैक्टिसिंग स्कूल्स होने चाहिए, उन स्टूडेंट्स के साथ हॉस्टल होने चाहिए उसी कैंपस में, उसी प्रीमाइसिस में। और दूसरी चीज उन्होंने क्या किया था कि हम स्टूडेंट से फीस चार्ज करने के बजाय उनको स्टाइपेंड्स देना चाहिए, कि जो स्टूडेंट्स टीचर बनने की तरफ आएंगे उन स्टूडेंट्स को हम स्टाइपेंड्स देंगे। अब क्या हुआ कि 91 के बाद की जो पिक्चर है वो चेंज हो चुकी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं हॉस्टल में रहा तो मेरे हॉस्टल का जो रूम था, उस रूम का जो खर्चा था वो 35 रुपए महीने था। और 35 रुपए महीने में क्या उपलब्ध था? भाई पंखा भी उपलब्ध है, बड़ा सा कमरा भी उपलब्ध है, पीने का ठंडा पानी भी उपलब्ध है। उसके बाद 225 रुपया यदि हम डाइनिंग हॉल में देते हैं तो पूरे महीने का नाश्ता और खाना भी उपलब्ध है। तो अल्टीमेटली वो, और फिर 24 घंटे की लाइट उपलब्ध है, लाइब्रेरी और जो हॉस्टल्स के रीडिंग रूम है वो उपलब्ध हैं। तो आप देखिए कि पूरी पूरी जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो चेंज हो जाती है। दूसरी तरफ जो बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाते चले जा रहे हैं, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम लोग प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है जिसको पहले सरकार बियर करती थी, अब वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को हम पूरी तरह से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जैसे आप प्राइवेट कॉलेजेस को देखो तो यहाँ तो चलो कुछ गनीमत है कि सारी जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसको अभी हम आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं कर रहे, और जिस फीस को आप 2 साल की तकरीबन 15,000 के आसपास पे करते हो, यदि प्राइवेट कॉलेज की एमएड की तरफ देखें तो वो फीस जो है तकरीबन 83,000 के आसपास चली जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो पूरी तरीके से किस तरीके से हम स्टूडेंट्स पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो होता क्या है कि या तो सोसाइटी में जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं वो इतने ना हो, जैसे जिस अमेरिकन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं उनके यहाँ आर्थिक विषमताएं इस तरह की नहीं है जैसे हमारे यहाँ आर्थिक विषमताएं हैं। हमारे यहाँ आर्थिक विषमताओं का आलम ये है कि जब हम स्मार्टफोन्स की बात कर रहे थे इस लॉकडाउन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं था। अब जो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ने की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये कि उसने अपने आप को पढ़ के तैयार तो किया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बावजूद भी उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपनी इन ऑनलाइन कक्षाओं की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा कर सके। या हम कहें कि एजुकेशनल टूर की जब हम बात कर रहे थे तो एजुकेशनल टूर में भी तो क्या हुआ, आप में से बहुत सारे लोग यही कहने लगे थे ना कि सर दूर मत ले जाइएगा, और दूर मत ले जाइएगा का जो कारण था वो कारण था कि दे आर अनेबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ टूर, जो कि बहुत मिनिमम लेवल पर चीजों को करने की कोशिश की जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये स्थिति है। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी यदि प्रॉपर नहीं है, जैसे आज आप लोग बहुत सारे गांव में हैं, जैसे वीरेंद्र कहता है कि हम, वीरेंद्र या उपेंद्र कौन कहता था कि जब हम खेत पर आते हैं तब हमारा इंटरनेट जो है वो अच्छा काम करता है। तो अल्टीमेटली इंटरनेट की अनुपलब्धता या जो ये स्मार्टफोन है इनकी अनुपलब्धता या जो हमारे पास लैपटॉप्स हैं इनकी अनुपलब्धता, ये सारी चीजें हमारी उस टोटल क्वालिटी को प्रभावित करती हैं और इस वजह से थोड़ी सी हमारी जो दिक्कत होती है। जबकि आप यदि आईआईटीज की तरफ देखोगे तो उनके पास इतने फास्ट इंटरनेट अवेलेबल हैं, जो मतलब कुछ आईआईटी के लोग बताते हैं कि पूरी 3 घंटे की फिल्म 3 मिनट में वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है वो इंटरनेट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। आपको इंटरनेट की जो कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ती है, 200-250 रुपया आप जो है पे करते हैं अपने इंटरनेट के लिए, तब इन चीजों को कर पाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हम लोग पता चला
कि हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारी जो इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस बहुत अधिक हैं और जो दूसरी चीज है वो अलग है। और पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और वाइडेंट होंगी और बढ़ेंगी। जो जिस तरह से चीजें आ रही हैं, लोग अनएम्प्लॉयड होते चले जा रहे हैं, ये सारे संकट बड़े संकट हैं। हाँ नेहा बताओ। सर एक चीज और समझ में नहीं आई मुझे। हाँ बोलो जैसे बोलो। कि हम लोग ये सब चीजें हम लोग समझ में आ रही हैं कि कुछ ना कुछ तो कमियां रह जा रही हैं। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जैसे कुछ साधन भी हैं, फिर भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो सर उसका क्या कारण हो सकता है? सर ये हम लोग जान नहीं पाए क्योंकि सर 2 साल में कोविड आ जैसे गया, तो इस वजह जैसे से जैसे जैसे सर हम लोग अभी उससे ऑब्जर्वेशन पे गए थे, तो जी। हम लोगों ने देखा था कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो पढ़ना तो चाहते हैं, बट उनके उनके पास पैसे भी हैं, बट उनकी जो फैमिली है जैसे कि उनको काम पे लगा दे रही है। कोई बच्चे, जैसे एक लड़की थी खुशबू, तो उसको क्या था कि उसको जैसे वो बर्तन धोने जा रही थी, उसका पढ़ने में बहुत अच्छी थी वो, बट वो बर्तन धोने जा रही थी इन लोगों के घर पे। तो क्या सर इसमें फैमिली को भी तो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि उनको भी समझाया जा सके कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं? सर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, मल्टीपल चीजें तो है ही हैं और ये हो सकता है। इसलिए जो हमारी एनईपी 2020 है वो तो ये कहती है ना कि 18 साल तक के जो बच्चे हैं, 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो राइट टू एजुकेशन है उसके स्ट्रक्चर में लेकर आएंगे हम लोग, है ना। सर जैसे तो कि जो हमारे बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, उनका मतलब जो एनईपी आई है, उन्होंने कहा है कि उनका 100% उनको लाने का जो बात की गई है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्या सर ये इतना इफेक्ट करेगी? एक्चुअली देखो नेहा, फिर से वो है कि इसको पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं देखना पड़ता है हम लोगों को, इसको फिर से पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि सरकार का ये विजन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अब सरकार इसको ग्राउंड रियलिटीज में कितना कन्वर्ट कर पाएगी, ये टेस्टिंग जो है ये गवर्नमेंट की होगी। तो गवर्नमेंट जितना एफर्ट के साथ इसको लागू करेगी उतने ही हमारे पास रिजल्ट भी आएंगे, उतने सर रिजल्ट आएंगे। हाँ सर हेलो। सर इसका एक कारण ये हो सकता है सर, हर व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा के नीचे सर दबा होता है, और वह जो निम्न, जैसे आपने हम हमने कहा सर कि वो जो लड़की है खुशबू, जो बर्तन धुलने जाती है, खाना बनाने जाती है, तो सर कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं उसके लिए संकट खड़ा होता है। और जब समाज में यह देखने को मिलता है सर कि हायर एजुकेशन करने के बाद व्यक्ति को रोजगार मुहैया नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं लोगों पर यह मैसेज जाता है कि पढ़ाई से अच्छा है कि कहीं रोजगार कर ले या अपना खुद का व्यवसाय कर ले, जिससे जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसके ऊपर थोड़ा से जाने का प्रयास करें, ताकि उच्च जीवन स्तर को प्राप्त कर सके। एक्चुअली 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। मैंने कहा ना कि यदि ये कोरोना नहीं होता तो बहुत सारी जो हम आपसे जो फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज कराते हैं, तो फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज को कराने के बाद आपको जबरदस्त एक्सपोजर होता कि फील्ड में अभी तक थ्योरी में हम कैसा पढ़ते हैं, किताबों में कैसा पढ़ते हैं, हमारे घर ने और हमारे समाज ने इन चीजों को देखने का तरीका हमें कैसे बताया है, और सोसाइटी में चीजें कैसे प्रैक्टिस करती हैं। ये तीनों चीजों का डिफरेंस पता चलता। और वो डिफरेंस खाली सुन के नहीं होता, जब प्रत्यक्षता हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं वो तभी होता है। जैसे मैंने आप लोगों को ये शायद बताया होगा, और ऐसा मेरा भी कोई वो नहीं था ऑब्जर्वेशन, लेकिन ऑब्जर्वेशन निकल कर आया है। जैसे फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज में हम लोगों ने फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को भेजा, और फील्ड बेस्ड एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स को जब हम 7 दिन के लिए भेजते थे तो उनको लगातार ये कहते थे कि भाई जाना तो है 7 दिन के लिए, लेकिन रोजाना के ऑब्जर्वेशन को अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है कि आज आपने क्या देखा। तो टीचर्स का क्या काम होगा कि वो आपको इनपुट देंगे कि इस ऑब्जर्वेशन को हमारा देखने का जो तरीका है वो देखने का तरीका क्या बने। और किसी भी ऑब्जर्वेशन के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कोई सिंगल फैक्टर नहीं होता। कोई फैक्टर ये नहीं होता कि भाई खाली जो स्टूडेंट है वो जिम्मेदार है या बच्चा है वो जिम्मेदार है, जो पेरेंट्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं। कहीं कहीं उन पेरेंट्स के साथ साथ जो उनका परिवेश है वो जिम्मेदार होता है।
जैसे मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट जो है वो गई इधर जो आपका पन की पावर हाउस है, वो उस स्कूल में ऑब्जर्वेशन के बाद आई, ऑब्जर्वेशन के बाद बाहर मंदिर के पास आई, तो कुछ बच्चे उसके पास भीख मांगने के लिए आए, दीदी पैसा दे दो, दीदी 1 रुपया दे दो, या दीदी कुछ खाया नहीं है कुछ खिला दो, ऐसे करके। तो पता चला कि उस लड़की ने भी, जिस तरह से हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कशंस किया था, तो उस लड़की ने कहा कि चलो स्कूल में तो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इनको भी ऑब्जर्व करें। तो उसने क्या कहा कि उसने एक एक समोसा दिलवाया और बोले कि नहीं, वो पहले तुमसे बात करेंगे हम। तो बात करी, तो पूछा कि तुम लोग क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ये सब सारी चीजें पूछी। उसके बाद एक दिन वो वहां गई भी। अब आप देखो कि वो बच्चे कौन से हैं। सरकार क्या कहती है कि हम 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत फ्री और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन उपलब्ध कराएंगे, मतलब कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए हम शिक्षा देंगे। ये सरकार है, जो सरकार का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो हमारी 1986 की पॉलिसी है वो कहती है, और जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कहता है। अब प्रैक्टिस क्या हो रही है? प्रैक्टिस ये हो रही है कि उस उम्र के बच्चे शहर में जहां सारी अथॉरिटी होती है, उस मंदिर के सामने भीख मांग रहे हैं। ये प्रैक्टिस है। अब ये ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन के पीछे के जो कारक हैं, वो कारक क्या है, उनको देखना पड़ेगा। तो वो लड़की क्या है, 2-3 दिन उस स्कूल के साथ वो वहां भी जाती है, और जब उसने उन पेरेंट्स की तरफ देखा, तो वो क्या थे कि जो बंजारे लोग होते हैं रोड पर, वो उनके बच्चे थे अधिकांश। अब आप देखो कि बंजारे बच्चों को यदि आप देखो, तो उन बंजारे लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है आज तक, कि आज भी एक उनका छोटी सी जो कार्ट है, जो गाड़ी होती है, वो गाड़ी होगी, और लगभग वही पूरा का पूरा उनकी संपत्ति होती है और घर होती है। अब आप देखो कि वहां भी वो क्या काम करते हैं कि कुछ लोहे का काम आ गया, उसको पीट पाट के, मुझे लगता है कि वो केवल अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। तो वो क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बच्चे पैदा होते ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का जो दबाव है, वो दबाव उनके पास होता है, क्योंकि उनके आर्थिक स्थिति इस तरह की है कि उनको जो वो 5 रुपया भी यदि लेकर जाएंगे, तो उनके घर में एप्रिसिएशन मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आर्थिक स्थिति उस 5 रुपए को भी आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रही है। तो इस स्थिति को आप देखिए कि क्या हम 70 सालों में, इन 70 सालों में भारत के संविधान को लागू होने के बावजूद भी आर्थिक स्तर जो असमानताएं हैं उनको मिनिमाइज करने की तरफ बढ़े, बल्कि ऐसे लग रहा है कि हम मैक्सिमाइज करते हुए चले जा रहे हैं। एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं और आप लोग वो करिएगा। कानपुर में जो रेड लाइट्स हैं, उन रेड लाइट्स पर बच्चे भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देते थे, बिल्कुल नहीं दिखाई देते थे, जब आज मैं 10 साल पहले आया। लेकिन अब यदि आप देखो तो बच्चे छोटा सा कपड़ा लेकर लगे रहेंगे, और जैसे ही कार जो है रेड लाइट पर रुकेगी, बच्चे फौरन आपका शीशा साफ करेंगे और बदले में पैसा मांगेंगे। और उन बच्चों की जो उम्र है वो वही बच्चे हैं जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ कवर होते हैं। और ये वो चौराहे हैं जहां जिलाधिकारी, आईजी की जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां दिन में कम से कम 10 बार निकलती हैं, 10 बार निकलती हैं। जो बीएसए है, बीएसए की गाड़ी 10 बार निकलती है। लेकिन क्या हमने जिलाधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी या और जो ताना बाना है उसको इस तरह से हमने जिम्मेदार बनाया कि शहरों में ये जो बच्चे जिनकी सही जगह स्कूल में होनी चाहिए, ये रेड लाइट पर क्यों है, ये रेड लाइट पर क्यों है? हमें इन चीज को देखना चाहिए। तो एक ये एस्पेक्ट है। इसी तरीके से एक और मैं घटना आपको बताऊं। पहली बैच के हमारे एक स्टूडेंट थे, अभय प्रताप सिंह। तो अभय प्रताप सिंह इधर कहीं बिठूर की तरफ कोई सर्वे कर रहे थे। तो अभय प्रताप ने एक दिन आके कहा कि सर, पता है मिड डे मील को तो बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा क्यों बंद कर देना चाहिए, ये बताओ पहले।
सर कोई खाता नहीं है, थोड़े से बच्चे खाते हैं, बाकी जानवरों की तरह जैसे खाना डालते हैं ऐसे ही डाल के चले जाते हैं एनजीओ, और उसके बाद कुछ बच्चे उसको खा लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं खाते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कुछ और खास ऑब्जर्वेशन? तो एक दो दिन के बाद खास ऑब्जर्वेशन वो कहता है कि सर एक लड़की है, वो अक्सर आती है सर, लेकिन वो मिड डे मील खाती है बड़े उससे। तो मैंने कहा उसका अब तुम परिवेश भी देखो कि क्या परिवेश है, कहाँ से आ रही है, वो क्यों मिड डे मील वो खा रही है जब बाकी लोग नहीं खा रहे। तो वो फिर उस लड़की के घर की तरफ फॉलो अप करता है, घर के ऑब्जर्व करता है, और वो देखता है कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो सवेरे उठ के उसको जगाकर खेत पर काम करने चले जाते हैं। वो लड़की की उम्र है 11-12 साल। वो उठती है, जल्दी से झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है, खाना बनाती है, अपने भाई को जगाती है, खिला पिला के उसको स्कूल भेजती है, खाना पैक करके अपने माँ बाप के लिए देने जाती है। और वही कहता है कि कभी कभी वो जो बच्चा है उसके पास खाना नहीं बचता है, और वो पता चला मुंह हाथ धो के फटाफट स्कूल की तरफ मिड डे मील खाने चली जाती है। अब वो जब आगे विश्लेषण करता है तो वो कहता है कि सर पहली चीज तो ये है कि वो ग्रामीण परिवेश में है, तो एक लेवल का डिफरेंशिएशन ये आ गया कि ग्रामीण परिवेश में है। दूसरा वो कह रहा है कि वो लड़की है सर, लड़के से तो ऐसी उम्मीद वही परिवार नहीं कर रहा है। लड़के को तो उठा पिटा के खाना पिला के और जो है वो स्कूल भेज रही है वो लड़की, लड़के पे तो उस तरह की जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज वो क्या कह रही है कि उस पर जिम्मेदारी है कि जो हमारा समाज है, समाज की जो एक्सपेक्टेशंस लड़कियों से होती हैं वो एक्सपेक्टेशंस है कि खाना बनाएगी भी, लेकिन खाना देने भी वो लड़की जाएगी पेरेंट्स को, वो लड़का नहीं जा रहा है। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, जैसे हम आपस में यदि देखें तो हमारे घर में मैं लगातार आप लोगों को ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो उठने वाली होती हैं अधिकांश माँ और बहन होती हैं, और अधिकांश सबसे लास्ट में भी वही होती हैं। सबसे पहले खाना बनाने की शुरुआत वो करती हैं और सबसे लास्ट में खाना खाने की शुरुआत उनकी होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सामाजिक संरचनाएं होती हैं हमारी, और उन सामाजिक संरचनाओं का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारा इनइक्वालिटीज पर आता है। उसके बाद नेक्स्ट उस जो लड़के ने कहा कि सर वो जो लड़की है वो शेड्यूल कास्ट लड़की भी है, और जब उसके माँ बाप मजदूरी करने जा रहे हैं तो वो गरीबी रेखा की भी स्थिति है। तो ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर मल्टीपल फैक्टर्स कहलाते हैं। कोई एक फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। तो जब समस्या की प्रकृति यदि मल्टीपल है तो हमें समाधान भी मल्टीपल खोजने पड़ेंगे। उसकी आर्थिक समस्याओं के लिए आर्थिक समाधान खोजने पड़ेंगे, जो लैंगिक समाधान खोजने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो उसकी कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए वो करना पड़ेगा। खाने से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स को दूर करना पड़ेगा। तो हमारा जो हमारे एमएड के स्टूडेंट्स हैं, या मैं कहना चाहिए कि जो हमारे वुड बी टीचर एजुकेटर्स हैं, उन वुड बी टीचर्स एजुकेटर्स का काम जो है बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन का होना चाहिए, खाली सरफेशियल नहीं कि हमने देख लिया कि चेहरे से देख के हम जान गए कि ये ऐसा नहीं। चेहरे से देख के एकदम पर्सनालिटी के अंदर उतर जाना चाहिए, जिससे कि हमें उस समस्या और समस्या के जो कारण हैं उन कारणों का पता चले ढंग से, और जब उन कारणों का पता चलता है तो फिर हम समाधानों की तरफ भी बढ़ते हैं। जैसे वो लड़की नेहा जो खुशबू है वो बर्तन साफ करने क्यों जा रही है? यदि वो नेहा जैसे घर में होती तो वो बर्तन साफ करने थोड़ी जाती, या उसके माँ बाप बर्तन साफ करने थोड़ी भेजते। इसका मतलब उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, वो उस परिवेश में आर्थिक रूप से इस तरह के परिवेश से आती है कि उसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना उस परिवार की मजबूरी है। इस चीज को हम लोगों को देखना होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत मालदार कोई घर का है और उसकी बेटी जो है वो बर्तन साफ करने जा रही है, ऐसा तो नहीं है ऐसा? नहीं सर। नहीं सर मुझे याद आता है सर, यार विंस्टन चर्चिल ने कहा या किसी और ने कहा है सर कि अगर किसी भी समाज को देखना है तो उसके जेलों में जाके देखो। और सर मैं हाँ, देखता हूँ सर, और मैं ये देखता हूँ सर, जब भी सत्तात्मक समाज में जब महिलाओं की हम बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं, तो सर उसी घर की माँ जो होती है वह भूल जाती है कि
एक महिला को या एक बेटी को क्या स्थान मिलना चाहिए, वह सब पितृसत्तात्मक समाज में अपना उत्तरदायित्व, उसका जो दायरा होता है वो सुनिश्चित कर लेती है। उसे पता भी नहीं होता कि उसकी स्वतंत्रता क्या होती है। और तमाम सर, और वह सर बहुओं पर चाहे जो भी हो, मैंने अपने घर पे ही देखा सर, मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरी माँ किसी बात पे भाभी से बिगड़ गई, तो मैंने कहा मम्मी ये आप गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं तुम बढ़ा रहे हो। हमने कहा नहीं मम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं करेंगे तो पक्षी की तरह उड़ जाएंगे। तो हमने कहा अभी वो नए आए हुए तो उनको थोड़ा स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, जैसे जैसे होगा फिर आप उसको करिएगा। तो पिताजी आए तो सर पापा को मम्मी को कुछ कहे उन्होंने, उन्होंने कहा कि अगर वो कह रहा है तो सही तो है, आप उसे फ्रीडम दीजिए। तो मम्मी कह रहे हैं आप ही लोगों ने तुम्हें बढ़ाया हुआ है। जिस तरीके से समाज सर टूटता जा रहा है, वो इस बात पे चिंतित है कि समाज टूटता जा रहा है, परिवार टूटता जा रहा है। लेकिन सर किसी की स्वतंत्रता बाधित कर देना, उसे अपंग बना देना कि तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे कुछ दीवार की सिमटों में, दीवार के दरवाजों को तक सिमट जाए, सर मुझे नहीं लगता कि ये सर ऐसा होना चाहिए। सर वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। और चीजें बहुत तेजी से बाउंड्री जो है वो सर टूट भी ये रही है। सब हम ही लोग कर हाँ सकते हैं, बदल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आस्था क्या कह रही हो? सर जैसे कि वो खुशबू लड़की थी, वो दूसरों के घर में बर्तन मारने जा रही थी, वो इकोनॉमिक वीक थी, इसलिए उसकी शिक्षा में अवरोध आ रहा था। लेकिन कभी कभी सर ऐसा होता है कि इकोनॉमिक रूप से जो लोग सक्षम होते हैं, उन लड़कियों की भी शिक्षा में अवरोध आता है। कभी कभी उन्हें शादी के नाम पे रोक दिया जाता है, कभी इस नाम पे रोक दिया जाता है कि हम इतने सक्षम हैं कि तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होंगी, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है, और पढ़ना है तो ससुराल में जाकर पढ़ना। फिर उनकी शादी हो जाती है तो ससुराल वाले इसलिए रोक देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, मेरी बहू जॉब क्यों करेगी। तो सर कभी कभी ये भी एक सोसाइटी का एक एस्पेक्ट है कि इकोनॉमिक रूप से सक्षम होना भी लड़कियों के लिए शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करता है। एक और प्रोफेसर कभी कभी सर हम लोगों को ये भी सुनने को मिलता है कि शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती, और भी चीजें करो। कभी कभी पढ़ने के लिए ही रोका जाता है। देखते हैं जैसे सर हम लोग कि शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, और भी चीजें होनी चाहिए। सर बिल्कुल आस्था सही कह रही हैं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो इकोनॉमिक भी अच्छे हैं मगर उनकी जो लड़कियां हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं। वो उसके पीछे जो कल्चरल डायमेंशंस हैं वो भी तो है ना, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। सर थोड़ी मैं बात और करना चाहूंगा सर। हाँ मम्मी से मैंने करो। जब काफी ज्यादा बातें की तो मम्मी ने कहा मैंने सारी चीजें भुगती हैं, मैं भी एक समय था जब चीजें हमें बाधित थी। तुमने कहा मम्मी अगर आपको चीजें ऐसी थी तो उसमें आपको क्या लगता था, क्या स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए थी? तो मम्मी बोली तुम पढ़ के यही तुम करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनाया उन्होंने। फिर मैंने समझाया, फिर सब कुछ सही रहा तो मम्मी ने चीजें दी सर। तो मम्मी का यही मतलब था कि जिस तरीके से सर समाज टूट रहा है उसको कैसे अनुशासन में बांधा जाए, इस चीज का सर उत्तर नहीं मिल पा रहा था। बल्कि मैंने और दोस्तों से, अपने क्लासरूम के लोगों से डिस्कस की, लेकिन सर मुझे कोई सही उत्तर नहीं मिल पाया सर। अच्छा आलोक, एक चीज बताओ, क्या जो घर टूटने की वो है, क्या वो जो घर टूटने की वो है, तो क्या उसके लिए पढ़ी लिखी लड़कियां ही जिम्मेदार हैं? आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या है? जो कम पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, क्या, या जो पुरुष हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं होते क्या? सर बिल्कुल होते सर होते हैं। हैं। सर कहीं ना सबसे कहीं ज्यादा सर तो पीछे से हमें मुझे ऐसा लगता है कि सर होते हैं। अब आलोक को सर नहीं समझ, मुझे आलोक का नहीं पता, बट मुझे मैंने कई जगह देखा है कि जो पुरुष होते हैं वो पहले ही वो अपनी जो वाइफ होती है उनसे ही कहते हैं कि तुम कहो जाके बहू से ऐसा ना करें, तुम वो कहो जाके अपनी बेटी वो से वो ऐसा ना बेसिकली करें। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो उदाहरण दिया था कि जो प्रॉब्लम की नेचर होती है ना, एक नेचर नहीं होती, बल्कि कॉम्प्लेक्स नेचर होती है प्रॉब्लम की, है ना, कि उसमें कल्चरल डायमेंशंस भी आ जाते हैं। जैसे अभी आस्था कह रही है कि भाई बहुत पढ़े, मतलब बहुत पैसा है हमारे पास तो क्या जरूरत है कुछ करने की। तो क्या वो अपने लड़के को भी ऐसे ही कह रहे हैं कि यार तुम क्या करोगे पढ़ के, हमारे पास तो बहुत पैसा है, घर में बैठो आराम से रहो? क्यों बिल्कुल नहीं आस्था, सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं नहीं है। सर। तो फिर लड़की के लिए क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि कल्चरली लड़की को हम लोगों ने लड़के के साथ, मतलब जो हस्बैंड है उसके साथ पूरी तरीके से उस पर निर्भर कर दिया है, जबकि वो नहीं होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट, उसकी जो फ्रीडम है वो फ्रीडम होनी चाहिए। और आप ये जानते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन लड़कियों में भी जाती चली जा रही है, वैसे वैसे जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बहुत तेजी से आता चला जा रहा है। ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं आ रहा,
परिवर्तन आता चला जा रहा है। एजुकेटेड गर्ल्स, उसके बाद जॉब वाली जो लड़की है उसके प्रति जो ससुराल वालों का एटीट्यूड है वो भी चेंज हो जाता है, जो घर वालों का जो एटीट्यूड है वो भी चेंज होता है, जो हस्बैंड का एटीट्यूड है वो भी चेंज होता है। और जो कहना होता है ना कि अरे पत्नी तो दासी होती है पति की, वो जो दासी वाली जो व्यवस्था है वो बहुत तेजी से ब्रेक होती चली जा रही है। क्यों होती चली जा रही है? क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर में जैसे ही महिला पुरुषों के बराबर आएगी तो उसका पुरुषों के बराबर जो स्टेटस है वो भी आने से नहीं रोक पाएगा, और बहुत तेजी से ये परिवर्तन हो रहा है। पर यहाँ पे बस ये है कि सोच बदलने की जरूरत है। एक बोलो। जो पैसे वाले लोग इनके यहाँ लड़कियों को सजावट का सामान बनाकर रख दिया जाता है। तुम सही कह रही हो, मैं एग्री कर रहा हूँ तुमसे, लेकिन ये तुम लोगों को भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना जीवन में। सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों जो जैसे कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग क्या है, सभी की सोच बदलने की जरूरत है कि हम लोग क्या कर सके, क्योंकि हम ही लोग ही परिवर्तन कर सकते हैं सर। और जो जैसे कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो समझ रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, वो सर उनकी क्या है कि उनका नेचर भी साथ में जो लोग आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनके जैसा ही हो जाता है। इसीलिए क्या हम लोगों को बदलने की जरूरत है कि हम लोग कैसे किसी को बदल सकते हैं। नहीं, सही बात है। वो तो देखो, ये नहीं है कि हम तो बदलेंगे नहीं और हमारे लिए जो है हमारे माँ बाप बदलेंगे, वो तो नहीं होना चाहिए ना। सर आप मुझे ही देख लीजिए, मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश की, मैंने अपने मम्मी पापा को बदलने की कोशिश की, तो सर आज उसका जो इम्पैक्ट वो निकल के ये आ रहा है कि जो आस पड़ोस में है वो लोग भी कहते हैं नहीं वो सही है जो भी हुआ है। देखो, ये रानी लक्ष्मीबाई बनी झांसी में जाके तो परिवर्तन हो गया आजादी की जंग के लिए। तो ऐसे ही चीजों को करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो सोसाइटी होती है उसका जो सोचने का तरीका होता है वो परंपरागत होता है, और जो नई जनरेशन होती है उस नई जनरेशन का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। सर जहाँ पे हम लोगों के समाज में सर जाति बंधन, सर प्रजाति, लिंग सर और गोत्र सर, इतने सारे चीजों को देखा जाता है सर, वहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें परिवर्तन देखना हमें नहीं लगता सर, बहुत ही मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है, बट इतना मुश्किल नहीं होता है कि हम चीजों को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हटोई है आप लोग खुद जानते हैं कितना छोटा एरिया है। नेहा, आलोक, ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकता ना, ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकता, टाइम तो लगेगा इन चीजों को ना। यस सर, लेकिन सर सामाजिक परिवर्तनों की गति जो होती है बहुत शून्य होती है, धीरे होती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन हम ये मान बैठते हैं कि परिवर्तन नहीं हो रहे। यदि आप पिछले 10 साल पहले और 10 साल के बाद अब इधर देखो तो बहुत परिवर्तन आया है, अपने गांव में ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन सर हम लोग ये भी देखते हैं सर, हमारे समाज में एक आ जाता है सर